सो बच्चों वेलकम अगेन टू द चैनल की वाईटी क्लासेस। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूँ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का ये थर्ड पार्ट लेकर के। इसमें हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन कवर करेंगे एंड लॉज ऑफ मोमेंटम एंड मोमेंटम के बारे में चीजें कवर करेंगे। एंड जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं या जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन देते हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को पूरी तरह खत्म कर लेंगे इस चैप्टर को। एंड अब अगले लेक्चर्स में हम लोग आने वाले लेक्चर में सारा का सारा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंधे पे रख के एक बंदूक चलाते हैं, देखो वैसे हवा में ऐसे नहीं चला देंगे। छोटी मोटी रिवॉल्वर की बात छोड़िए, रिवॉल्वर तो नहीं बट स्नाइपर से जो है 20 रुपए छीन लिए। बस इसके पास पहले इसकी बस को पुश करो तो बस के आगे बढ़ेगी, बस आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, बस आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि बस और आप मिलकर के क्या बन गए, एक सिस्टम बन चुके। तो अभी तक हम लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन तक कंप्लीट कर लिया है, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये तो शॉर्टकट में लिखा हुआ है, आपको बुक में बढ़िया डेफिनेशन मिलेगी। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब जो भी एक एक्शन होता है उसका अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होता ही होता है। जैसे इसको एक तरह से हम और बोल सकते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, रियल लाइफ के एग्जांपल में देखें तो मतलब जो जैसा करता है उसके ऊपर अपोजिट भी वैसा ही लौट के आता है। जैसे मैं अगर ये मेरे सामने कोई वॉल होती, मैं उसको हिट कर रहा होता तो उतना ही सेम फोर्स वॉल भी मुझे हिट करेगी उसी सेम फोर्स से। आपको लगेगा बॉल कैसे हिट करेगी, मतलब अगर मैं वॉल के ऊपर मारूंगा, जैसे बेंच पे मारना होगा, आपको बेंच दिख रही हो फ्रेम में आ रही है नहीं, तो क्या बेंच से भी मेरे हाथ पे चोट लगेगी? आपने देखा होगा, आप वॉल को जाकर के मुक्का मारो तो ऐसा थोड़ी बस खाली वॉल को ही चोट लग रही है, आपको भी उल्टा चोट लगेगी ही लगेगी। तो ये मारने का ट्राई मत करना। ठीक, मैं तो मार लूंगा, मुझे चोट लगेगी नहीं, आप लोगों को अच्छी चोट लग जाएगी। तो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी इसके देखते हैं। ये चीज़ तो फैक्ट है, आप किसी चीज़ को मारते हो तो अगर दो बॉडीज हैं आपस में अगर टकरा रही हैं तो एक बॉडी दूसरी बॉडी पे भी सेम अमाउंट में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे मैं वॉल पे मार रहा हूँ, वॉल पे मार इस डायरेक्शन में रहा हूँ, लेकिन मुझे फोर्स कहाँ लग रहा है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है? इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स तो दोनों का इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, आप लोगों को पता होगा वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, जिनके पास भी मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, यही बोलना चाह रहा है। जैसे जब हम वॉक करते हैं, वॉक भी किसी वजह से कर रहे हैं, अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन की वजह से ही, जो थ्योरी है उसी वजह से, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से ही। क्यों? क्योंकि हम लोग जब वो करते हैं, जब हम लोग चलते हैं, आपने चलते हुए देखा होगा, हम लोग जमीन को हिट करते हैं अपने पैर से, अपने पैर से जमीन पे मारते हैं। जैसे लड़का यहाँ पर चल रहा है, कहाँ गया मेरा माउस का कर्सर? हाँ, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, येलो कलर दिखेगा ही नहीं। जैसे जब लड़का चल रहा है, जब ये चल रहा है तो जमीन की तरफ हिट कर रहा है, जमीन को नीचे की तरफ हिट कर रहा है, और जमीन सेम फोर्स से लड़के को ऊपर की तरफ हिट कर रही है। जब जमीन सेम फोर्स से लड़के को ऊपर की तरफ हिट कर रही है तो लड़का आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये चीज चलते हुए, अभी आप वीडियो को पॉज करिए, अगर आप ये दिन में वीडियो देख रहे हैं और यहाँ जितनी ठंड है उतनी ठंड नहीं है तो जल्दी से घर के बाहर वॉक करके देखिए, आपको यही लगेगा कि आप जमीन को आप पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं। जब आप पीछे जमीन को धक्का दे रहे हैं, जमीन आपको आगे धक्का दे रही है, इसलिए आप चल पा रहे हो। ठीक है, तो ये तो पहला आपका हो गया एग्जाम्पल, डेली लाइफ एग्जाम्पल में। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? आप किसी गन से, आपने देखा होगा गेम में भी, जब आप किसी गन से बुलेट को, मतलब गन से जब गोली मारते हो तो क्या करते हैं, गन भी आपको पीछे की तरफ डायरेक्शन लगाते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर जो स्नाइपर्स होते हैं वो लेट करके निशाने लगाते हैं। स्नाइपर्स वगैरह देखा होगा, इसमें तो कुछ ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन दे दी गई है कि दादाजी गोली मार रहे हो, ऊपर पीछे ही लुढ़क जाना, इतना तेज रिएक्शन लग रहा है। बट हाँ, ऐसा कई केसेस में ऐसा होता है, कई लोगों के तो एल्बो भी टूट जाते हैं, शूटिंग के टाइम एल्बो भी टूट जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो स्नाइपर्स होते हैं वो लेट की गोली चलाते हैं। लेट की गोली क्यों चलाते हैं? ताकि उनके जो एल्बोज हैं उस पर फोर्स कम लगे, जमीन पे लेटे रहेंगे। अगर ये दोनों पैरों पे खड़े होते हैं तो बैलेंस बनाना मुश्किल होता है, लेकिन लेटे हैं तो बैलेंस आसानी से बन रहा है, ताकि अगर फोर्स पीछे लग भी रहा है तो किसी तरह उनके कंधे बचा लेंगे। और कंधे पे रख के एक बंदूक चलाते हैं, देखा होगा, ऐसे हवा में ऐसे नहीं चला देंगे। छोटी मोटी रिवॉल्वर की बात छोड़िए, रिवॉल्वर तो नहीं बट स्नाइपर्स और बड़ी गन होती है, ऐसे डायरेक्ट गोली नहीं मारते, यहाँ कंधे पे रखते हैं फिर गोली लगाते हैं। कंधे पे क्यों रखते हैं? ताकि ये कंधा हमारा सबसे मजबूत चीज होती है बॉडी की। ठीक है, यहाँ की बोन्स मजबूत होती हैं ज्यादातर,
तो जब बोन्स मजबूत रहेगी तो यहाँ का जो फोर्स लगेगा, जो अपोजिट रिएक्शन लगेगा गन का, गोली तो आगे की तरफ जाएगी लेकिन गोली अपना फोर्स पीछे की तरफ भी कुछ छोड़ते हुए जाएगी, तो अपोजिट डायरेक्शन में भी इक्वल फोर्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो इसलिए लेकिन गोली का मास कम होता है इसलिए वो ज्यादा स्पीड से चली जाती है। अभी हम लोग मोमेंटम पढ़ेंगे तो ये चीज समझ में आएगा, क्योंकि गोली जितना ही तेज गन चलती तो गन हमें आर पार करके चली जाती। ये चीज अभी हम पढ़ेंगे टॉपिक में, बट अभी इतना समझना है कि जितना फोर्स से गोली आगे जा रही है उतना ही सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आपके आर्म पे भी लग रहा है, ठीक है। ये एक और एग्जांपल हो गया। अब नेक्स्ट, जब हम बॉल को हिट करते हैं, देखो कई बार बॉल को कई बार क्या हमेशा जब भी बॉल को हिट करते हैं तो बॉल भी हमारे ऊपर चोट लगाती ही लगाती है, ठीक है। बॉल भी हमारे बॉडी पे फोर्स लगाती ही लगाती है। या तो क्रिकेट बॉल को कैच करो तो वो बॉल भी हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है, तो ये तो जाहिर सी बात है। और नेक्स्ट हमें पढ़ना है मोमेंटम क्या होता है। देखो अगर मैथमेटिक की बात की जाए, मोमेंटम क्या होगा, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। कोई भी बॉडी है उसकी कोई वेलोसिटी है, किसी वेलोसिटी से चल रही है और उसका जो मास है दोनों को मल्टीप्लाई करो। जैसे मान लो मैं हूं 80 किलो का और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेलोसिटी से चल रहा हूं, तो मेरा मोमेंटम निकालना 80 × 10 कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 800 हो जाएगा ना, क्लियर, इतना बात समझ में आ रही है। लेकिन जो रियल लाइफ में मोमेंटम का मतलब है कितना कोई भी चीज इंपैक्ट डाल रही है, ठीक है, कितना कोई भी बॉडी इंपैक्ट डाल रही है आपके ऊपर, उसी को मोमेंटम बोलते हैं। लाइक आप क्या करो, एक गोली को लो, लेना मत, रियल में ये चीज मत ट्राई करना। ये एग्जांपल देते हुए मुझे डर ही लगता है क्योंकि एक बच्चे ने मेरे कोचिंग में ट्राई किया था ये चीज, ठीक है। तो क्या आपको करना है, आपको गन लेना है, गन की बुलेट लेनी है। बुलेट को अगर आप हाथ से फेंक के किसी के ऊपर मारो तो नो डाउट उसके चोट तो लगेगी बट उतना तेज चोट नहीं लगेगी, ठीक है। लेकिन आप जब बंदूक से उसी बुलेट को मार देते हो तो कैसे आर पार हो जाती है। बुलेट तो वही है, मास तो वही है उसका, तो चोट ज्यादा क्यों लगने लगती है। और अगर आप, तो इसका क्या रीजन है, जब आप बुलेट को गन से मारते हो, जब गन पॉइंट करके मारते हो तो जो गन से जब बुलेट निकलते हैं तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा तेज होती है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा तेज होती है और मास तो बुलेट का वही रहता है। लेकिन जब आप हाथ से फेंक के मारते हो तो वेलोसिटी उतना ज्यादा तेज नहीं पकड़ा पाते हो। मान लो जब आपने हाथ से फेंक के मारा तो बुलेट की जो वेलोसिटी थी वो आप मैक्स टू मैक्स कितनी वेलोसिटी से फेंक के मार पाओगे, 10 किलोमीटर पर आवर से मान लो फेंक के मारा, और मास बुलेट का क्या था, 10 था, 10 किलोग्राम मान लेते हैं फिलहाल, वैसे हो नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है, बट मान लेते हैं। तो इतना क्या हो जाएगा, 100, इसका मोमेंटम जो होगा वो 100 हो जाएगा। ये क्या है, मोमेंटम की अगर हम यूनिट देखें तो क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यही होता है यूनिट। तो 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका मोमेंटम निकल के आएगा, मोमेंटम। अब अगर आप क्या करो, उसी को गन से मारो, गन से मारोगे तो मान लो ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रहा है और आपकी बुलेट की स्पीड, बुलेट कितना है, 10 kg की अगेन है, तो कितना हो जाएगा, इसका मोमेंटम 1000 हो जाएगा। देखिए मास तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं, बुलेट का मास नहीं बढ़ा सकते हैं, बट हमने वेलोसिटी बढ़ाई तो उसका इम्पैक्ट बढ़ गया। मोमेंटम मतलब समझ रहे हो, मोमेंटम मतलब मोटा मोटा समझो तो इम्पैक्ट, कितना कोई भी बॉडी कितना इम्पैक्ट डाल रही है। अभी मैं आपको धीरे से मारूं तो आपको चोट ज्यादा नहीं लगेगी, लेकिन अगर मैं तेज मारूं, मेरा हाथ का मास तो मैं अपने नहीं बढ़ा सकता हूं ना, ये 4 किलो का हाथ है इसको 5 किलो का कर लूं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो बट मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी स्पीड बढ़ा सकता हूँ, स्पीड से मार सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने वेलोसिटी बढ़ाया, मेरे हाथ का मोमेंटम बढ़ा और मोमेंटम बढ़ने से मेरा इम्पैक्ट ज्यादा बढ़ गया। मोमेंटम क्या है, बस खाली एक क्वांटिटी है, एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है, जब आप मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हो तो जो वेक्टर क्वांटिटी बनती है वही मोमेंटम है। और मोमेंटम को हम बोल सकते हैं इम्पैक्ट किसी भी चीज का, ठीक है। अब इतनी चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि किसी भी चीज के इम्पैक्ट को ही मोमेंटम कहते हैं। एक बार आप लोग जल्दी से इस चीज को नोट कर लीजिए और थोड़ा इस पर थोड़ा सा सोचिए, इस बारे में थोड़ा सा आप 2 मिनट का पॉज लेकर के सोच सकते हैं इस बारे में। जितना चीजें फिजिक्स को जितना आप फील करोगे, जितना ज्यादा इसके बारे में सोचोगे, उतना ज्यादा आपको डीपली समझ में आता रहेगा। तो आप इसके बारे में सोचिए, जो चीज जो वर्ड मैंने बोले उस चीज को आप लोग फील करके देखिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तभी आपको समझ आएगा। जब तक आप खुद फील नहीं करोगे तब तक मैं कितनी भी बड़ी बड़ी स्पीच दे दूं, कितना भी समझा दूं, आपका फिजिक्स उतना समझ में नहीं आने वाला है। तो इस चीज को आप फील करिए जल्दी से। तो आई होप आपने फील किया होगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, तो बड़ी सी डिफिनेशन लिखी हुई है स्क्रीन पे, आपको दिख ही रहा होगा, बट मैं मोटा मोटा हिसाब बताऊं कि जब कोई भी दो बॉडी कोलाइड करती हैं, आपस में टकराती है, तो जो उनका मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। इनिशियली मतलब मान लो 2 बॉडीज हैं, इनिशियली टकराने पे जितना मोमेंटम था, बाद में भी टकराने के बाद उतना ही मोमेंटम होगा। हम लोग छोटी सी कहानी से समझते हैं इसको, ठीक है। कहानी के लिए मुझे अपनी ड्राइंग आप लोगों को दिखानी पड़ेगी। मेरी बहुत ही प्यारी सी ड्राइंग है, मतलब मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ, ठीक है। अभी आप लोगों को देख के खुद ही पता चलेगा।
आप लोग खुद तारीफ करोगे। कमेंट में ज़रूर लिखना कैसी लगी मेरी ड्राइंग। ठीक है, यहाँ पर दो फ्रेंड्स हैं, दो फ्रेंड है। अगर मुझे कोई पहले से फॉलो कर रहा होगा वो नाम जानता होगा, इसका क्या नाम है, चिंटू। दो भाई है, मान लेते हैं चिंटू है, ये है मिंटू, ये है मिंटू, चिंटू और ये है मिंटू। अब चिंटू के पास क्या है, 10 रुपए है, इसके पास है 30 रुपए। ठीक है, अब दोनों का टोटल अगर मिलाया जाए तो कितना रुपया होगा, दोनों के पास 40 है। दोनों के पास मिला के 40 रुपए तो है। जोड़ना है, बच्चों वाला खेल है, इसमें भी अगर डाउट हो रहा है तो बहुत बड़ी डाउट की बात है। अब क्या क्या, चिंटू ने की लड़ाई, चिंटू मिंटू में लड़ाई हुई अच्छी खासी। तो चिंटू ने क्या किया, इससे इससे जो है 20 रुपए छीन लिए। 10 इसके पास पहले से था, 20 इससे छीन लिया, तो अब इसके पास हो गए 30 रुपए। और अब नहीं, इतना छीन लेंगे तो थोड़ा उल्टा सा हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। मान लो इससे 15 रुपए छीन लिए, ठीक है, 15 छीन लिए, तो इसके पास हो गए 25 रुपए, और इसके पास से 15 रुपए चले गए। मिंटू के पास से 15 रुपए चले गए, तो अब इसके पास कितने बचे, बस खाली 15 रुपए बचे। अभी भी जब दोनों का जो सम है वो कितना है, 40 है। लड़ाई से पहले दोनों का जो टोटल मनी थी 40 थी, लड़ाई के बाद भी भले ही इसके पास ज्यादा, एक के पास कम हो गई है, लेकिन लड़ाई से पहले जितना इन लोगों के पास पैसा था, लड़ाई के बाद भी अभी भी उतना ही पैसा इन लोगों की जेब में है। मतलब टोटल मिला के उतना ही पैसा है। एक के पास कम ज्यादा तो हुआ है, नो डाउट, बट जो टोटल मनी था वो कहीं गया नहीं, कंजर्व है, अभी भी 40 ही है टोटल का टोटल मनी। समझ आ रहा है। अब ऐसे ही दो बॉडीज हैं, मान लो एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2। अब एक की वेलोसिटी है u1 और दूसरे की वेलोसिटी है u2। अब दोनों में क्या हुआ, टक्कर हुई। ठीक है, अभी पहले इसका मोमेंटम कितना होगा, m1 u1, मोमेंटम ये तो है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी को ही तो मोमेंटम बोलते हैं। और दूसरे का मोमेंटम m2 u2, यही तो होगा दोनों का मोमेंटम। तो स्टार्टिंग में जो दोनों का टोटल मोमेंटम था वो ये था। अब टकराने के बाद जो मास तो वही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, कुछ चेंज होगी, एक की बढ़ेगी एक की घटेगी, किसकी बढ़ेगी किसकी घटेगी हमें उससे नहीं मतलब है। किसी मतलब इसका मान लो u1 था, v1 हो गया, और इसकी वेलोसिटी अब क्या हो गई है, m2, m2 v2 हो गई। अब इसकी बढ़ गई, मतलब बढ़ी या घटी जो भी हुआ, लेकिन जो इनिशियली दोनों का मोमेंटम का सम था वो बाद में भी दोनों के मोमेंटम के सम के बराबर ही हुआ। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कैसे रिलेटेड है, ये आपका पहला सवाल मुझसे होना चाहिए। थर्ड लॉ ऑफ मोमेंटम से कैसे रिलेटेड है वही हम सॉल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड मतलब ये डेरिवेशन करेंगे इसका अच्छे से। मान लो एक बॉडी है, ठीक है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी की, दो, एक कार है, मान लो एक कार है जिसका मास है m1, और एक ट्रक है जिसका मास है m2। ठीक है, जब दोनों ट्रक, यहां लिख देता हूं, गोला बनाने की जरूरत नहीं है, ट्रक लिख देता हूं। एक ट्रक है, ठीक है, एक कार है एक ट्रक है, एक का मास m1 है एक का मास m2 है। ठीक है, अब दोनों में क्या हो रही है, टक्कर। नहीं, पहले मान लो इसकी वेलोसिटी थी u1, अब इसकी वेलोसिटी थी u2। अब दोनों में हुई घमासान टक्कर, एक दूसरे को दोनों ने टकराया, तो इसकी वेलोसिटी टक्कर के बाद क्या हो गई, v1 हो गई, और इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। अब टक्कर में लगने वाला जो इसने, अब जब टक्कर हुई होगी तो इसने कुछ फोर्स लगाया होगा F1, और इसने भी उसी अपोजिट डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगाया होगा। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाया होगा। और मान लो ये टक्कर का जो टाइम है वो टाइम था t सेकंड तक दोनों में टक्कर हुई। समझ में आ रहा होगा ना, t सेकंड तक दोनों में टक्कर हुई। जब एक इधर, आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था, एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है, दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे फोर्स लगाती है, और कितना फोर्स होता है, इक्वल होता है फोर्स, लेकिन जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। यही तो पढ़ा आपने। तो मतलब ये जो F1 होगा वो F2 के इक्वल तो होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमें ये माइनस करना पड़ेगा। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो एक माइनस होगा एक प्लस होगा, चाहे आप इसको प्लस ले लो चाहे आप उसको माइनस ले लो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो फिर अब देखो यहाँ पे जो फोर्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, आपने फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, ये जितना फोर्स लगेगी। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं। तो अब जब कार फोर्स बाय कार, मान ले F1 उसको मान लेते हैं, कार जो फोर्स लगा रही है वो क्या होगा, फोर्स अपने पढ़ा है ma पढ़ रखा है ना। तो कार का मास कितना है, m1 है, और a एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन आपको पता है क्या होता है, बोलो एक्सेलरेशन क्या होता है, v मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 थी माइनस u1 अपॉन t, यही तो होता है।
इनिशियल माइनस माइनस अपॉन टी, यही हो गया, ये हो गया F1। अब F2 हमारा क्या होगा, फोर्स बाय ट्रक, फोर्स बाय ट्रक। अब जो ट्रक फोर्स लगा रही है वो भी सेम यही यही तो फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले थोड़ी चेंज होते हैं। तो हो जाएगा M2, ट्रक का मास M2 है, V2 माइनस U2, यहाँ मैंने V ही लिख दिया क्या, इसको U कर दो ऐसे, ठीक है, V माइनस U2 अपॉन टी, ये हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे ये पढ़ रखा है बाय बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना, बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ये है कंडीशन। अब क्या कर सकते हैं इसमें, अभी हमने जब कंडीशन पढ़ रखी है तो हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, F1 की जगह पे आप क्या कर दो, F1 की जगह M1 V1 माइनस U1 अपॉन टी, और F2 की जगह क्या कर सकते हैं, यही चीज बस माइनस आगे लगा के ये इस एक्सप्रेशन में हम कर रहे हैं, वैल्यूज पुट कर रहे हैं, M1 सॉरी 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 M2 V2 माइनस U2 अपॉन टी। अब देखो टी से टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई डाउट हो तो बताओ। और यहाँ पे लिखोगे बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मेरी मेमोरी फोन की लगभग फुल हो चुकी है, इसलिए मुझे बार बार कैमरा देखना पड़ रहा है, कहीं स्टोरेज फुल का सिग्नल ना आ जाए और मैं भूल गया वीडियोस डिलीट करना कल जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, इसलिए बार बार मुझे उस तरफ देखना पड़ रहा है। तो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होना मैं क्या चीज़ देख रहा हूँ। M1 अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो M1 V1, इसको भी अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा M1 U1। अब इधर माइनस की बारी है तो इसको ध्यान से करना, M2 V2, यहाँ माइनस M2 V2 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस M2 V2। समझ आ रहा है इतनी चीज, ठीक है। U, यहाँ पर U है, सॉरी बार बार मैं U और V को एक जैसा ही लिख रहा हूँ, इसलिए मैं खुद कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, ठीक है। अब V वाले को इधर भेज देते हैं, U को उधर भेज देते हैं, ठीक है। V एक साथ रहे अपना, M1 V1, ये माइनस था इधर आएगा प्लस हो जाएगा, M2 V2 इज इक्वल टू, अब ये उधर जाएगा, ये तो प्लस में था, ये M2 U2 तो प्लस में था पहले से, और ये वाला माइनस था इधर आके प्लस हो जाएगा M1 U1। आप या फिर इसको ऐसे उल्टा सीधा करके U वाले को एक तरफ कर लो, V वाले को एक तरफ कर लो, जिधर भी करो बात तो एक ही है ना। और यही हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, मोमेंटम में, यही तो पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, यही स्टेटमेंट पढ़ी है अभी जस्ट, और ये स्टेटमेंट मैंने अभी तुरंत प्रूव कर दी न्यूटन के थर्ड लॉ से, ठीक है। अब इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये सारी की सारी जो चीजें मैं करा रहा हूँ ना सब एनसीईआरटी बेस्ड है, पूरे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल एग्जांपल कर रहे हैं हम लोग, करेंगे बिल्कुल, हम लोग सॉल्व करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के बाहर के भी। बट मैं अभी सोच रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी पूरी कवर करा दूँ, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कवर करा दूँ, एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल्स है, जितने क्वेश्चन है, जितनी बैक एक्सरसाइज है, पूरी चीजें पूरी करा दूँ। तो इसलिए हम लोग पहले पूरी चीजें कंप्लीट करेंगे, फिर आएंगे अपना देखते हैं क्या करना है। अब देखिए एक यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल भी नहीं है, ये रियल लाइफ में पॉसिबल भी है। एक 40 किलो की लड़की है, वो हॉरिजॉन्टली जंप कर रही है, मतलब ऐसे यहाँ पर ऐसे खड़ी है और एक ठेले पे जंप कर जा रही है, ठीक है, ठेले पे जंप कर रही है, और लड़की की जो वेलोसिटी है जंप करते टाइम 5 मीटर पर सेकेंड है। अब एक जब वो क्या बोलते हैं, किस पे मैंने बोला अभी तुरंत, ठेले पे, हाँ ठेले पे जंप कर रही है, और जो ठेले का मास है वो 3 किलोग्राम है। तो अब जो कार्ट है जो मतलब वो ठेला है, वो किस वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेगा। अगर आप दौड़ते हुए किसी ठेले पे जाके बैठ जाओ तो ठेला तो आगे बढ़ेगा ना। तो ऐसे ये लड़की है, लड़की दौड़ते हुए ठेले पे बैठ रही है तो ठेला कुछ वेलोसिटी से तो आगे बढ़ेगा ना, तो वेलोसिटी क्या होगी वो आपको बतानी है। तो अब इनिशियली दोनों का मोमेंटम की बात करते हैं। तो जो लड़की है उसका मास M1, लड़की के मास को M1 मानते हैं, वो 40 किलोग्राम है, और जो लड़की की इनिशियल वेलोसिटी है उसको U1 मान लेते हैं, वो कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। और जो कार्ट का जो मास है वो क्या है M2 मान लेते हैं, वो 3 kg है। तो यूनिट्स वगैरह तो आपको देखना ही होता है फिजिक्स में, यूनिट तो सही होनी चाहिए। और जो कार्ट की वेलोसिटी है, इनिशियली वेलोसिटी, कार्ट क्या है रेस्ट पे बैठा हुआ है, तो U2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और टकराने के बाद की बात कर रहा हूं तो लड़की का मास तो वही रहेगा,
लेकिन जो लड़के की जो वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी बाद में कितनी बन जाएगी, वो हो जाएगी 0 हो जाएगी ना, टकरा के वो बैठ गई कार्ट पे, तो वेलोसिटी लड़की के पास थोड़ी कुछ रह गई। अब कार्ट का तो मास वही रहेगा, और आपको यही फाइंड करना है, जो V2 है, ये जो V1 है वो तो 0 हो जाएगा। ये जो V1 है लड़की की वेलोसिटी वो तो 0 हो जाएगी, जाहिर सी बात है 0 हो जाएगी। बट ये जो U2 है, ये जो V2 है, जो ठेला है वो किसी मास से चलना शुरू हो जाएगा, वही मास आपको फाइंड करना है। तो आपने पढ़ रखा है M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, ये आपने पढ़ रखा है। तो M1 मतलब मास, और U1 मतलब ये आपको सारी चीजें पता है, 40 इंटू 5, M2 मतलब 3 और U2 मतलब 0। अब M1 इंटू, या आप एक चीज और इसमें कर सकते हो, ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन को नहीं मानते कि लड़की का वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लड़की किसी वेलोसिटी तो चल रही है, बट ये दोनों मास जो है, लड़की का मास और ठेले का मास आपस में जुड़ जाएगा ना, लड़की और ठेले का मास आपस में जुड़ जाएगा। तो ये जो जुड़ करके जो नया मास बनेगा वो कितना हो जाएगा, 40 प्लस 3, ठीक है, 40 प्लस 3 ये मास बन जाएगा जो अगला जुड़ करके बनेगा, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो आपको फाइंड करना है। तो ये आपको थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा कि लड़की का वेलोसिटी कैसे 0 हो जाएगी, वो दौड़ते हुए आई है, ठेले में बैठी है, तो हमें क्या पता है, क्या पता अभी लड़की कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी रही होगी ना। वो जब कोई भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से अगर देखो तो ये चाह रहे हो, तो आप क्या करो, दोनों के मास तो जुड़ जाएंगे, जुड़ के क्या हो जाएगा 43, और मान लो किसी v वेलोसिटी से दोनों दोनों क्योंकि अब एक सिस्टम बन चुके हैं, दोनों सिस्टम मतलब दोनों एक साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है, आपस में, तो दोनों सिस्टम, तो हम लड़की की वेलोसिटी को डायरेक्ट 0 नहीं बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 40 इंटू 5 कितना होगा, 5 8 जा 5 5 4 जा 20, ये हो जाएगा 200। और इधर देख सकते हैं ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 43 इंटू वी, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 200 अपॉन 43। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, पॉइंट में कुछ कुछ आंसर आएगा, वो आप पॉइंट में आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। और जो भी टाइम ये हो रहा होगा 10-10 मिनट कुछ हो रहा होगा, तो आप ये टाइम इस टाइम डाल करके इसमें जरूर लिखेंगे, टाइम नीचे से डाल के तब आप लोग आंसर अपना लिखेंगे, तो मुझे पढ़ने में बहुत ही मजा आता है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं इसको आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। जूम का ऑप्शन कहाँ आता है मुझे खुद पता नहीं, बट मैं देखता हूँ, हाँ ये वाले पार्ट को हम जूम करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जूम करने क्वेश्चन तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। वहीं पे रुक जाओ भाई, मुझे पेन की भी तो ज़रूरत है, चलो पेन नहीं मिल रहा है मुझे, बट देखो अब यहाँ पे क्या है, दो प्लेयर्स हैं, एक इस डायरेक्शन से आ रहा है, एक दूसरी डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है। अब दोनों में क्या होती है, टक्कर होती है, ठीक। अब जब दोनों में टक्कर हो रही है, इस साइड में कैमरे के फ्रेम में हूँ या फिर नहीं, फ्रेम में ही हूँ, ठीक है। अब दोनों में क्या हो रही है, टक्कर होती है। जब दोनों टकराते हैं तो दोनों आपको ये देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किस डायरेक्शन में और किस वेलोसिटी में जाएंगे। अब बात जब डायरेक्शन की हो रही है तो हमें थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ेगा, तो वेक्टर क्वांटिटी के मामले में सेंसिटिव होना पड़ेगा। हम इसका मोमेंटम निकालेंगे तो इस मोमेंटम को हम मान लेंगे पॉजिटिव और इसके मोमेंटम को मान लेंगे नेगेटिव, ठीक है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो मोमेंटम भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ा था, तो इसके मोमेंटम को पॉजिटिव मानेंगे, इसके मोमेंटम को नेगेटिव मान करके फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे, तब हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। अब जो इनिशियल मोमेंटम दोनों का मिला के रहा होगा, जो दोनों का इनिशियल मोमेंटम मिला के रहा होगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, वो रहा होगा मास, पहले वाले का मास और वेलोसिटी, इसकी मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 इंटू 60, अजीब से येलो कलर के चल रहा है, और फिर प्लस क्या, ये क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो इस वाले मोमेंटम को क्या मानेंगे, अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पे, मास इंटू वेलोसिटी, तो 60 इंटू 5, पहले वाले का मोमेंटम हो जाएगा, एम क्यों लिख रहा हूँ, 60 इंटू 5 पहले वाले का हो गया। अब प्लस, क्योंकि उधर वाले को हमको माइनस में लेना है, तो ये क्या होगा 6 इंटू 55। अब दोनों का मास मिला करके कितना हो जा रहा है, 115 kg, दोनों को मिला दो और वेलोसिटी को एज्यूम कर लो v हो रहा है, ठीक है। 6 5 जा 30, 300 ही हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -330 हो जाएगा। और ये क्या दिया हुआ है 15115 इंटू v², ठीक है। अब इन दोनों को जब सॉल्व करोगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये कितना हो जाएगा -30, और ये हो जाएगा 115 इंटू वी, वेलोसिटी को हमने v मान लिया। अब इसको इधर लोगे 130 अपॉन 115 इज इक्वल टू वी, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, माइनस समथिंग आएगी,
ऐसे ही कुछ। हाँ, वेलोसिटी आ जाएगी -0.26, ऐसे कुछ आएगी। आप लोग सॉल्व करके देखना। मैं यहाँ कैलकुलेशन करने तो हम बिल्कुल भी नहीं बैठे हैं, सीखने बिल्कुल नहीं बैठे हैं। कैलकुलेशन हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब ये माइनस आई है, मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जिस मोमेंटम को हमने माइनस माना था उसी की डायरेक्शन में ही जो होगा मोशन होगा। यहाँ पूछा है ना कि किस डायरेक्शन में जाएंगे, तो आप बोलोगे इस वाले के डायरेक्शन में, टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मैन या बॉय, क्या लिखा है, ऑफ प्लेयर 55 kg। ठीक है, ये आंसर में आप लोग लिखोगे। ठीक, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सब तो एग्जांपल थे एनसीईआरटी के। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, आपके न्यूटन ने क्या बनाया था, जब दो बॉडीज होती हैं तो अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे डायरेक्शन फोर्स लगा रही है तो दूसरी बॉडी भी उस पर फोर्स लगाएगी ही लगाएगी। ठीक है, तो ऐसे जब घोड़ा एक कार्ट पे फोर्स लगा के आगे उसको खींचता है तो कार्ट भी उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचना चाहिए। यही तो पढ़ाता है, जब फोर्स लगता है तो अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगता है। तो ऐसे तो घोड़ा कार्ट को लेके आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। बट ये क्या होता है, जब घोड़ा और कार्ट दोनों आपस में मिल जाते हैं तो ये एक ही सिस्टम बन जाती है, एक ही बॉडी बन जाती है। ठीक है, अब ये तो हम नहीं कर सकते ना, अपने दोनों हाथों को, एक हाथ को दूर भेज दे दूसरे हाथ को अलग कर दे, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो ये कार्ट और हॉर्स मिल करके एक सिस्टम बन जाते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे इसके एक्सप्लेनेशन देखे तो मुझे जो सबसे अच्छा अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन लगा वो यही लगा, जो मैंने मतलब अपने मन से बनाया इस एक्सप्लेनेशन को, कि जब कार्ट और घोड़ा आपस में मिल जाते हैं तो ये आपस में एक सिस्टम बन जाता है। जब एक सिस्टम की हम बात करें, बाय द वे यहाँ देखो, यहाँ मैं पेन को इसके ऊपर रख दूं तो ये पेन और ये दोनों एक ही सिस्टम में आ जाएंगे। अब या आप किसी बस में बैठ करके बस को पुश करो, हाँ सबसे अच्छा एग्जांपल है, बस में बैठ के बस को पुश करो तो बस के आगे बढ़ेगी, बस आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, बस आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि बस और आप मिलकर के क्या बन गए, एक सिस्टम बन चुके हो। आप बस के अंदर बैठे तो बस भी आपका एक पार्ट है, आप और बस एक सिस्टम हो फिजिक्स की लैंग्वेज में। तो ऐसे कार्ट और हॉर्स दोनों एक सिस्टम है, तो दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं फोर्स लगाएंगे। और घोड़ा चल कैसे रहा है, घोड़ा चल अगेन ऐसे रहा है जैसे कि आप, जैसे ह्यूमन चलते हैं। किस वजह से, जब ह्यूमन चलते हैं मतलब मेरा था कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से, क्योंकि जब आप क्या घोड़ा करता है, यहाँ अर्थ को पुश, यहाँ ब्लैक पेन में लेता हूँ, घोड़े का ये जो लेग है वो अर्थ को पुश करता है और ये जो अर्थ है वो घोड़े को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, तब घोड़ा आगे की तरफ बढ़ता है। इसी तरह तो ह्यूमंस भी चलते हैं, तो यही मेरा मतलब था। अब नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फायर फाइटर्स रहते हैं, वो फायरमैन्स रहते हैं, वो पाइप को टाइट से होल्ड करके क्यों रखते हैं? क्योंकि जब आप पाइप का फोर्स वॉल के ऊपर पड़ेगा तो वॉल भी अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगा, वो जो पानी आपका वॉल पे पड़ रहा है तो पानी भी अपोजिट डायरेक्शन में आपको धक्का देगा। आप फोर्स आगे लगा रहे हो वॉल के ऊपर पानी के थ्रू, और पाइप का, क्योंकि ये जो फोर्स होता है बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी निकल रहा है, जितना ज्यादा अमाउंट में पानी निकल रहा है उतना ज्यादा वो फोर्स क्रिएट करेगा। इसलिए फाइटर्स को पकड़ के रखना पड़ता है। आपने भी देखा होगा जब नल वल खोल करके छोड़ देते हो, पाइप को नहीं पकड़ते हो तो पाइप सांप की तरह नाचने लगता है ना। तो जो अपोजिट ये भी क्या हो रहा है, मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हाई वेलोसिटी का वाटर होता है। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपके। अब दो मासेस हैं, एक है 100 ग्राम, एक है 200 ग्राम्स। अब दोनों क्या है, एक लीनियर डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी कर रहे हैं और दोनों अब कोलाइड कर जाने हैं, टकरा जाने हैं। ठीक है, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इतनी हो जा रही है तो डिटरमाइन करना है सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी। तो आप सेम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे और तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर लिखना, और अगर आपको एकदम ही आंसर नहीं आता है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में चले जाना, मैं इस पीडीएफ को अपलोड करूंगा विद दिस सॉल्यूशन। ये हमारा आज का वीडियो, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड प्ले लिस्ट पे आप विजिट कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे सारे के सारे लेक्चर इस वीडियोस के। और आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आप मेरे ग्रुप में जाइएगा, ग्रुप में जाकर के सर्च करेंगे चैप्टर का नाम तो आपको जरूर मिल जाएगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या क्या चीजें हैं, जितने भी न्यूमेरिकल या जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हैं बैक एक्सरसाइज में, वो सब सॉल्व करेंगे। एंड फिर इसके बाद एक वीडियो आएगा जो हम कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।